अगर आप करोड़पति हो, आपके पास ब्रांडेड चीज़ें हो और बड़ी गाड़ियों में आप घूमोगे और फिर आप मोटिवेशनल टॉक दोगे तो लोग सुनेंगे। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे प्रोफेशनल सिटीजन कर्मवीर पुरस्कार उसके लिए नॉमिनेट कर दिया एंड तभी अनुपम खेर और अभिनव बिंद्रा के जी के साथ में मैं वो अवार्ड ले रहा था इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर चुके हैं कि 100% इलेक्ट्रिसिफाइड सारे विलेजेस हो गए, बट ये चीज़ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की बात हुई है। ये तो ऐसा हो गया कि लोगों ने मेरे पास एक्चुअली पत्थर फेंके और उस पत्थर पर मैंने महल बना दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द 90% टॉक के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं द सोलार मैन और ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैंने आपके बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन तो सिंपल आपने कर दिया है, उतना ही है। बट यस, आज तक जो ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड ने जितने भी 250 से ज़्यादा विलेजेस लाइटअप किए, तो इंट्रोडक्शन हमारा यही है कि हम सिर्फ येट अनदर सोलार कंपनी नहीं है। सो वी एक्चुअली डेवलप अ रूरल इंडिया थ्रू सोलार एनर्जी, और वही हमारा इंट्रोडक्शन है और वही हमारी पहचान है और आज तक वही करते आए हैं। और फ्यूचर में हमारा जो टारगेट है, दैट इज़ आवर विजन एंड मिशन, लाइटिंग अप दी 1000 विलेजेस टिल 2025। और हम उस दौरान और उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे और अब तक 250 विलेजेस से ज़्यादा कर चुके। टचवुड 7 स्टेट्स में हमने अपने काम किया हुआ है। ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव इज़ एक सोशल एंटरप्राइज है। सोशल एंटरप्राइज इसके लिए क्योंकि यस प्राइवेट लिमिटेड है, वी अर्न फॉर प्रॉफिट, बट वी हैव अ कॉज इस तरीके से है कि हमें लोगों के लाइफ में जो है ना रोशनी लानी है, और वो भी सूरज की तरफ से, क्योंकि हमारे पास जो भारत है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारे पास पूरे साल भर जो सूरज होता है वो बहुत अच्छी तरीके से रोशनी देता है। करेक्ट। और ऊर्जा भी उसकी हमें मिलती रहती है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है जब तक हमने करना चाहिए, जिस 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 लेवल पे करना चाहिए, अब तक उतना हुआ नहीं है। तो भारत उसमें एक लकी कंट्री हम मानेंगे, और उसका इस्तेमाल हमने ज़्यादा करे इसके लिए हमने ये कोशिश शुरू की। कंसेप्ट जो शुरू हुआ था वो 2010 में हमने एक दोस्तों के साथ मिलके कंसेप्ट लाया था, बट तभी कंपनी करे, एनजीओ करे, इस पर थोड़ा कश्मकश थी। बट धीरे धीरे ऐसे बढ़ी आगे बात, और ऐसा हमें लगा कि गो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट वो कॉज लेके चले। तो सोशल एंटरप्राइज जो होती है वो कॉज के साथ काम करती है, बिल्कुल। और हमारा कॉज जो है वो डिफाइन है कि हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है और उनके लाइफ में ये डिसेंट्रलाइज जो एनर्जी सिस्टम है वो डालना है। क्योंकि सेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम क्या होता है कि जो जितने भी सिटीज़ होती है या शहर होते हैं वहाँ पे आपको ये लाइट अवेलेबल होती है। करेक्ट। लेकिन आप अगर रूरल सेक्टर में चले जाओ, अगर आप राजस्थान के रूरल सेक्टर में चले जाओ, महाराष्ट्र के रूरल सेक्टर में चले जाओ, या कहीं पे भी चले जाओ जहाँ पे रूरल इंडिया है, वहाँ पे आपको आइदर लोड शेडिंग दिखेगा, या तो वो जो विलेजेस होते हैं उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अफोर्डेबल नहीं होती। मतलब वो ले तो लेते हैं मीटर लगा के, बट बाद में उसकी बिल भरना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट। क्योंकि सारे डेली वेजेस होते हैं, या फार्मर्स होंगे, या लेबरर्स होंगे, उनके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो हाई अगर चार्जेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वो पे करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट। करेक्ट। तो सूरज जो है वो आपको कंटिन्यूसली पावर दे रहा है, सिर्फ हमें क्या कन्वर्जन ही करना है पावर को हमारे यूज़ के पावर के हिसाब से। तो वो हम कर रहे हैं, और आज तक करीबन 50,000 लोगों तक पहुँचे जिनके लाइफ में हमने वो उजाला लाया है। बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट किए हुए, तो धीरे धीरे वो हम आपको इसी इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट किए हुए। ज़रूर ज़रूर। सचिन सर ने अपने एंटरप्राइज के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो सचिन सर, आपके जैसे कि आपने बताया कि आप इन सब सोशल इनिशिएटिव्स में काम करते हैं, लेकिन आपके करियर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे। आप कॉर्पोरेट फील्ड में जा सकते थे, एमबीए करके किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने ये जो सोशल एंटरप्राइज स्टार्ट करने का सोचा, आपने यही क्यों सोचा? क्या होता है कि ये जो सोशल वर्क की तरफ जो लोग इंक्लाइन होते हैं ना, उनके लाइफ में आइदर कुछ घटा होता है, या तो उन्होंने वो किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं। तो मेरे लाइफ में वो दोनों चीज़ें, बचपन से लेके अब तक मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें घटी है जहाँ पे ऐसा लगा कि हमने अगर किसी के लिए अगर कुछ अच्छा कर लिया तो हमारे भी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़्यादा आ सकती है, और वो मैंने एक्सपीरियंस बहुत बार कर चुका हूँ। और दूसरा कि इंस्पायर होना,
तो मेरे लाइफ में दो बड़े इंस्पिरेशनल सोर्स है, जहाँ पे एक तो मेरी खुद मदर है, मेरी माता है, जो उन्होंने मुझे बचपन से लेके अब तक हार्डवर्क ही अपने लाइफ में पर्याय है वो सिखाया है। और उन्होंने सिर्फ बताया नहीं है, तो उन्होंने अपने कर्मों से, मतलब वो जो जब भी काम करती है या कुछ भी करती है, लोगों के लिए भी वो अगर दौड़ के चली जाएगी कुछ करने के लिए, तो भी वो पूरा मन लगा के उनके लिए हेल्प करेगी। तो उनसे इंस्पिरेशन मिला है मुझे कि लाइफ में आगे बढ़ो। तो उन्होंने हमें, मतलब मैं आई ऑलवेज से कि आई एम अ प्राउड सन ऑफ द हाउस मेड, मतलब घर काम करके उन्होंने हमें ये लेवल पे पहुंचा है। और आज भी वो हार्डवर्क पे बिलीव करती है और वो मैसेज देते रहते। तो वो मेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उसके बाद मेरे जो मेंटोर है मिस्टर दीपक गढ़िया सर, उन्होंने जिनको फादर ऑफ थर्मल सोलार भी कहा जाता है। अगर आप शिरडी साई बाबा चले जाओ तो वहाँ पे मेगा किचन है, वहाँ पे जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो पूरा सन पे होता है। और वो जो सिस्टम लगाई हुई है वो हमारे जो दीपक गढ़िया सर है उन्होंने लगाई हुई है। सेम आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, वहाँ पे भी सेम सिस्टम है, वो भी दीपक गढ़िया सर ने लगाई हुई है। इवन उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए भी सेम सिस्टम लगाई हुई है। तो वो मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बिकॉज सोशल एंटरप्राइज जो आपने कहा कि आप क्यों सोशल एंटरप्राइज की तरफ चले गए, तो उसका रीज़न ये दो व्यक्तियाँ हैं जिन्होंने वो सपोर्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि आप ये करो और आपके लिए। अब क्यों गया उसका रीज़न यही है कि जब मैं बचपन से कुछ करता था, तो स्कूल हो, कॉलेज हो, या जूनियर कॉलेज या सीनियर कॉलेज हो, तो वहाँ पे मैंने एनएसएस या सोशल वर्क से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जब मैं लोगों में जाता था या कुछ करने के लिए ठान लेता था, और करते करते ऐसा एक चीज़ मुझे पता होती थी कि उनकी जो स्माइल आती थी ना, वो बहुत सेटिस्फाइंग होती थी। तो पैसे से ज़्यादा अगर कुछ कीमती है तो आप ये लोगों का जो ब्लेसिंग्स है या सपोर्ट है या लोगों की जो अपनी तरफ की जो थॉट प्रोसेस है वो है। और मुझे दिखा कि अगर हम कुछ अच्छा करें, थोड़ा भी अच्छा कर लेते हैं, लोग जो ब्लेसिंग्स देते हैं या जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा होता है। और वो इंस्पिरेशंस आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि वो एक अनुभव आप जैसा अब हम मिल रहे और हम एक दूसरे को एक अभिवादन कर रहे हैं, स्माइल से वेलकम कर रहे हैं, वो जो है वो कहीं नहीं है। देख, आप मनी कमा लोगे, मनी से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद लोगे, लेकिन स्माइल नहीं खरीद पाओगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं खरीद पाओगे, स्माइल नहीं खरीद पाओगे। उल्टा मनी कमाने से ज़्यादा आने से आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, आपके सेटिस्फेक्शन और फिर से घटेगा, क्योंकि आप और एक्सपेक्ट करोगे मनी आने से। करेक्ट। बट अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, सपोर्ट, लोगों की जो अच्छी भावनाएं आपकी तरफ है वो आएगा ना, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़े, चीज़ें बदलेंगी। तो मनी आपके पास कम हो ज़्यादा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लाइफ में। तो वो बचपन से सीखा है। और जब लाइफ में जब अच्छे काम करते गया और लोगों ने कहा कि यस तुम कुछ ये कर रहे हो, तो नाम कमाया। नाम कमाने के बाद लोगों ने ऐसा बोला कि यार पैसा भी कमाना चाहिए, क्योंकि लोग वैल्यू क्या हाँ करते हैं कि हम सोशल वर्क की वैल्यू बहुत कम होती है मार्केट में। अगर आप करोड़पति हो, आपके पास ब्रांडेड चीज़ें हो और बड़ी गाड़ियों में आप घूमोगे और फिर आप मोटिवेशनल टॉक दोगे तो लोग सुनेंगे। करेक्ट। लेकिन आज हमारे साथ थोड़ा अलग हो रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जाके काम कर रहे हैं और यहाँ पे लोग हमारी सुन भी रहे। तो शायद जो विजन एंड मिशन हमने साथ में लिया था, वहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप आपके विजन एंड मिशन पे डटे रहोगे तो आप कुछ अच्छा करोगे। तो जैसे आपने कहा कि आपने कॉर्पोरेट जॉब क्यों नहीं किया, मैंने किया है। मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया है, मैंने बहुत, मुझे अचीवमेंट का मतलब लीडरशिप क्वालिटी बहुत अंदर है। तो जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो मैंने जूनियर से शुरू किया था। डायरेक्टली मैं 4 साल में ग्रुप अकाउंटिंग हेड, मतलब डायरेक्ट अकाउंट मैनेजर की से भी ऊपर वाली पोस्ट पे जाके बैठ गया। और जैसे ही मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे मैं टॉप पे पोजीशन पे बैठूंगा तो आई विल बी मोर सेटिस्फाइड। भाई वहाँ पे जाने के बाद मेरा वो पूरा सेटिस्फेक्शन लेवल जिप करके नीचे आया। मैंने सोचा क्यों, वाई? तो मुझे लगा हाँ शायद मैं जो कर रहा हूँ ये पोस्ट पे बैठ के, ठीक है मैं यहाँ पे टॉप बॉस हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं, बट वो जो मज़ा है कुछ नया करने का, नया जज्बा, नई चीज़ें करने का, वो कहीं मुझे मिल नहीं रहा था। और जब मुझे मिल नहीं रहा था तो विद इन 3 मंथ्स मैं वो पोस्ट पे बैठने के बाद विद इन 3 मंथ्स वो सेटिस्फेक्शन ही नीचे आ गया। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने बोला नहीं, लेट्स गो फॉर आवर ओन बिजनेस। लेकिन
बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ माई बिजनेस, मतलब मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, मेरे पूरे फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता. एंड महाराष्ट्रन फैमिली में ऑफकोर्स यही होता है कि डोंट गो फॉर बिजनेस, डोंट टेक अ मच रिस्क, करेक्ट. गो फॉर सिक्योर जॉब. सरकारी ऑफिसर अगर फैमिली से मैं हूँ तो मैं ज़्यादा ही सिक्योर जॉब ढूंढूंगा. तो मेरे लाइफ में भी वही था कि जॉब करो, महीने भर का पेमेंट आएगा, महीने भर यूज़ करो, बस हो गया. मुझे वो नहीं था अंदर कि यार महीने भर हम काम करते हैं गधे की तरह और फिर एक पेमेंट आता है और उसको यूटिलाइज करते हैं. लेकिन अगर मैं कुछ बिजनेस भी चालू करूँगा तो वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि मेरे साथ जो लोग काम करें ना, उनको ऐसा ना लगे कि अरे हम पूरे महीने बहुत कुछ काम कर लिया और जो भी हमें पेमेंट मिला उनका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होना चाहिए रादर देन पेमेंट से ज़्यादा कि हम जो कर रहे हैं वो समथिंग मार्वलस है, कुछ अलग है, हटके. लेकिन जब स्टार्ट बिजनेस किया तो वो एडवर्टाइजिंग फर्म थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे ऑफर की थी, तो मैंने बोला चलो कुछ तो शुरू करते हैं, क्योंकि बिजनेस में कुछ नॉलेज नहीं था, ज़ीरो. लेकिन जो लोगों के साथ शुरू किया वो थे गुजराती मारवाड़ी फ्रेंड्स थे, एंड उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, उनके पेरेंट्स से सीखने मिली कि वो इवन उनके डाइनिंग टेबल पे किस तरीके से बिहेवियर पैटर्न उनका होता है. एंड उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ से कुछ नया शुरू कर सकते. तो 2009 में जब मैंने पहली कंपनी शुरू की थी, दैट इज़ अ वो एडवर्टाइजिंग, वो करते करते मुझे ये नया कंसेप्ट याद आया कि सोशली इंक्लाइन होकर कुछ कर सकते हैं. एंड सोलार में उतरा तो मैंने एक पूरी प्रोजेक्ट बनाया और रोटरी क्लब के पास गया. तभी मैं रोटरी के यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हेड था. तो मैंने रोटरी को जाके एक पिच किया कि ढानू के पास एक विलेज है जहाँ पे जो लोग हैं उनके पास वो आज भी केरोसिन लैम्प पे पढ़ते बच्चे. तो हमने कहा कि हम उनको अगर लैंटर्न्स दें तो वो अच्छी तरीके से पढ़ पाए. तो रोटरी ने पहले हाँ ना करते फाइनली वो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया. एंड वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ कि हमने वो लैंटर्न बांटे, इम्पैक्ट अच्छा हुआ, बच्चे पढ़ने लगे, उनकी आँखों के जो प्रॉब्लम्स थे, मतलब बिकॉज वो लैंटर्न से जो धुआं आता है तो उनको एलर्जीज होती है, काफ़ी एलर्जीज होती है, तो वो नहीं हुई सोलार लैंटर्न के बाद. और ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे थे तो केरोसिन लैम्प बाजू हो गए, उनका केरोसिन लैम्प का यूज़ कम हो गया, लाइट आ गई उनके घर पे, बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट हुए. और वो प्रोजेक्ट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे प्रोफेशनल सिटीजन कर्मवीर पुरस्कार, ये एक बहुत बड़ा अवार्ड सेरेमनी होती है कर्मवीर पुरस्कार करके, उसके लिए नॉमिनेट कर दिया. एंड तभी अनुपम खेर और अभिनव बिंद्रा के जी के साथ में मैं वो अवार्ड ले रहा था इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग. दैट्स ग्रेट. हाँ, सो दैट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस. और दिल्ली जाके मुझे वो अवार्ड लेना था और फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था. और उसी समय फिर मेरी मॉम ने, जब इनके पास काम करते थे, उनको बताया कि मेरा बेटा फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रहा है और उनको ये अवार्ड मिल रहा है. तब उन्होंने बोला कि दीपक गढ़िया सर है जो ये सब करते हैं सेम, तो उनको मिलो. और उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और वहाँ से लेके अब तक की जर्नी जो है वो बहुत स्ट्रांग रही है और यहाँ तक पहुँचाऊँ वो सब काम करते करते. तो अल्टीमेटली वो जो कॉरपोरेट का जो फील था वहाँ पे, जो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल अप डाउन था, यहाँ पे आने के बाद में पहले तो वो एडवर्टाइजिंग शुरू की, फिर ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड 2014 में हमने लॉन्च की. और उसका जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक वो बहुत अच्छा रहा है. ये स्टार्टिंग में मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मैंने वो जो 1000 डेज ऑफ योर बिजनेस का जो फंडा है वो मैंने जो मारवाड़ी और गुजराती फैमिली से सीखा है वो यहाँ पे यूज़ किया. और आज सस्टेनेबल है प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल है. कॉर्पोरेट अच्छे कॉर्पोरेट हमारे किटी में है, बहुत नामचीन कॉर्पोरेट के साथ हम डील कर रहे हैं आज, और उनके सारे सस्टेनेबल और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो 7 स्टेट ऑफ इंडिया. और धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास है कि हम मतलब भारत के बहुत सारे स्टेट्स में काम करेंगे आने वाले दिनों में. फैंटास्टिक. सचिन सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो एंटरप्राइज है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट में काम करता है, तो यहाँ पर आपके जो कोविड-19 के पैंडेमिक में आपके इम्पैक्ट, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा? अगर ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट बोलूँ तो नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव हुआ. उसका रीज़न भी बता दूँ कि
जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो हम प्रोजेक्ट ही कर रहे थे। ओके। उसके एंड में जब हम नंबर्स बढ़ रहे थे महाराष्ट्र में, तब हम मेरी पूरी टीम हम बहुत सारी जगह पे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे और ये नंबर्स हम देख रहे थे कि नंबर बढ़ रहे। हमारी टीम लेकिन डरी हुई नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो शायद उसके ब्लेसिंग की वजह से हम ये सब चीज़ हमारे लाइफ में नहीं आएगी और टच वुड वो हुआ भी। तो पेंडेमिक में सिर्फ 3 महीने हमारा ऑफिस बंद था। फिर हमने वर्क फ्रॉम होम का स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया और उससे हमें बहुत टाइम मिल गया हमारे कॉर्पोरेट्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम और उनको भी ऐसा था कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए करना है और वो अच्छे प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए करेंगे तो किस तरीके से करेंगे उनको भी पता नहीं था। तो पेंडेमिक अगस्त के बाद में जब छोटा कम हो गया, तब हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया और हमने कॉर्पोरेट को कहा कि हम पूरे जो कोविड-19 के जितने भी प्रिकॉशंस लेने वो सारे करके, ट्रैवल्स में भी इवन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते समय मास्क पहन के, सैनिटाइज ये करके, इवन ट्रैवल भी हम बहुत कम लोग करते थे, अलग अलग गाड़ियों में करते थे ताकि हम एक दूसरे के साथ में कम टच में रहे। और हम गाँव में भी जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते थे तो ऐसा होता था कि हम बहुत कम इंटरेक्ट करते थे गाँव वालों के साथ, बहुत दूर से इंटरेक्ट करते थे और हम अपना काम करके निकल जाते थे। तो हमने वो फिर भी, और लक हमारे इतना अच्छा होगा कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो गई। तो अगस्त से लेके दिस अगस्त हम कंटिन्यूसली ऑन फील्ड है और टच वुड हमारी टीम में से ना किसी मेंबर्स को ना उनके फैमिली को ये बीमारी छू पाई है। अगर हुआ भी होगा तो भी हम बहुत सही तरीके से उसमें से बाहर निकल चुके हैं, अगर छोटा सा इम्पैक्ट होके निकल चुके होंगे। टच वुड वो नहीं हुआ, तो आई एम लकी इनफ, या मैं बोल सकता हूँ कि शायद हमारे साथ हमारे ब्लेसिंग्स चल रहे जो हमने काम किया। और जब हमने पेंडेमिक शुरू हुआ था तब हम नियरली 180 कुछ विलेजेस पे थे और पेंडेमिक के बाद हम 250 पे पहुंच गए। दैट्स ग्रेट नंबर। यस, सो हमें ऐसा लगा कि शायद पेंडेमिक के बाद हमारी स्पीड ज़्यादा हो गई। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि पेंडेमिक कंटिन्यू हो, हमें काम करना है, ऑन फील्ड ज़्यादा जाना है। और अभी जस्ट रिसेंटली हमने राजस्थान कंप्लीट किया है जहाँ पे 28 विलेजेस के जो मारवाड़ीज़ हैं वहाँ पे हमने सोलार सिस्टम्स करके आए हैं, नए कल्चर में जाके काम किया है, नया चीज़ ये किया हुआ है। तो वहाँ पे हमें जो आपके फ्रेंड है, जो आपके भाई है हरीश सोलंकी, उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया है राजस्थान में कि वहाँ का लोकली हमें कुछ पता नहीं था ज़्यादा, तो उन्होंने हमें बहुत गाइड किया कि वहाँ पे कैसे, क्योंकि वो बहुत घूमते रहते हैं हाँ। हर जगह, तो उनको और वो जो बाली है, जो पाली एरिया है, वो आपका खुद का एक होम ग्राउंड है। तो जो ट्रैवल करके उन्होंने ऑलरेडी उनके बहुत सारे जो ब्लॉग्स है वो हम देखते रहते हैं, तो उससे हमें आइडिया आएगा कि वहाँ का कल्चर कैसे है। तो कल्चर जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब महाराष्ट्र से उठ के आप किसी और स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ का कल्चर नहीं जानोगे तो आप उनके साथ डील कैसे करोगे। डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे हमें राजस्थानी जो लेबरर्स है उनके साथ डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बट बिकॉज कि हमारा एक यूनिक स्टाइल है, हम सिर्फ हमने कहा ना कि हम नॉट येट अनदर सोलार कंपनी है, हम एंड टू एंड सोल्यूशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम सर्वे भी करते हैं, हम उसका रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं, हम एग्जीक्यूट भी करते हैं, फिर उसका पूरा एक रिपोर्ट फिर से रेडी करते हैं, उसका इम्पैक्ट मेजरमेंट भी करते हैं और कॉर्पोरेट को बताते हैं कि आपने जो भी काम किया, आपने जो भी फंड ये जो प्रोजेक्ट के लिए डाला है वो सही जगह जा रहा है या उसका इम्पैक्ट इस तरीके से होने वाला है, तो आपने जो मनी डाला है वो वैल्यू फॉर मनी है। करेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर समझो उन्होंने 1 लाख डाला लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है 10 लाख है, सो उनके लिए वो प्रोजेक्ट एक्चुअली 10 लाख का है। उनको ऐसा लगता है कि वो 1 लाख का प्रोजेक्ट है, बट वो ऐसा नहीं है। अगर आप उसका इम्पैक्ट देखोगे, जो लोगों के लाइफ में जो चेंजेस होते हैं वो 10 लाख का है, मतलब 10 टाइम मोर उसका वैल्यू फॉर मनी है। और उसके वजह से आज कॉर्पोरेट हमारे पास आ रहे, हमें इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए अब तक, और इस तरीके से हमारे सारे प्रोजेक्ट चल रहे। तो कोविड-19 में भी हमने बहुत सारे विलेजेस में जाके अनाज भी दिया हुआ है ताकि हमारे प्रोजेक्ट्स जो विलेज में चलते हैं वहाँ पे हम सपोर्ट कर सके। और उसकी दखल हमारे जो मेरी जो कॉलेज है NMIMS से, NMIMS से मैंने MBA किया हुआ है इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट। तो उन्होंने भी उसकी जो दखल है वो ली हुई है। सचिन सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो आपको फंडिंग देते हैं,
और आप जो हैं ज़्यादातर मोस्टली जो विलेजेस के लिए सारे काम करते हैं, तो मैं फाइनेंशियली एक्सपेक्ट से पूछ रहा हूँ कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे जनरेट होता है? यस हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो कॉरपोरेट्स हैं बट एनजीओ भी है एंड कुछ गवर्नमेंट एंटाइटीज भी है। तो हम काम करते हैं क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा यूनिक है। यूनिक में क्या है कि जो विलेजेस हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं लेकिन उनसे पैसा नहीं लेते। करेक्ट। तो हम कॉर्पोरेट से या एनजीओ से या जो गवर्नमेंट एंटाइटीज है उनसे पैसा लेते हैं और उनके लिए डेवलपमेंट लाते हैं। तो हमारा जो रोल है वो हमारा रोल है कि ये उनको प्रोजेक्ट करना है और इनको प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब विलेजेस को प्रोजेक्ट चाहिए। हमारा रोल है कि इन दोनों को एक ब्रिज बनाना। ओके। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज जो है दैट इज ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड। तो जो ब्रिज बनने का जो काम है, तो अब जाते अगर रास्ता बन गया तो आपको रास्ते के बाद में टोल भरना पड़ता है। करेक्ट। तो ऐसा ही है कि हम जो ब्रिज बन उनके लिए करके दे रहे हैं और पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके दे रहे हैं, तो उसमें से हम एक 5 to 10% का जो प्रॉफिट मार्जिन वो रखते हैं और वो उनको कॉर्पोरेट को पता होता है कि ये रखा है क्योंकि उसमें हमारे सिर्फ सोलार इक्विपमेंट का प्राइस नहीं है। तो हम जो सर्विसेज देते हैं, जैसे हमने सर्वे करके दिया उनको और सर्वे करके बताया कि यहाँ पे नीड है, तो उसको कहते हैं नीड एनालिसिस। तो हम उनको नीड एनालिसिस करके देते हैं। उसके बाद जो हम काम करते हैं वो है कि पूरा प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट और एग्जीक्यूशन, तो मटेरियल प्रोक्योर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन के बाद हम उसको इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जो जिस तरीके से जाना चाहिए था उसी तरीके से गया, और उसके बाद उसको मॉनिटर करते हैं कि हाँ ये जो लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रोजेक्ट चले। और एंड में हम जो सर्विस देते हैं दैट इज कि हम उनको एएमसी भी देते हैं, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ। और उसके सिवा हम उनको एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, दैट इज फाइनल रिपोर्ट, ताकि वो सीएसआर के लिए हो या एनजीओ अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहे तो वो पूरा रिपोर्ट रख सकते हैं। तो ये जो सर्विस होती है उसके लिए अगर ये पूरी जो सर्विस हम दे रहे, अगर हम उसके लिए कुछ चार्ज ना करें तो फिर वो सोशल वर्क हो जाएगा। करेक्ट। तो इसके लिए जो प्रॉफिट प्लस कॉज क्या है कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के लाइफ में लाइट अप कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में उजाला आ रहा है। तो अगर ये जो कॉज है उस कॉज का अगर हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उससे सिर्फ कंपनी को नहीं फायदा हो रहा है, तो हमारे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं या जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ काम करते हैं या वेंडर्स हमारे साथ काम करते हैं, तो उनको भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो करेक्ट, हम बहुत सारी विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। कॉर्पोरेट के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे, विलेजेस के लिए डेवलपमेंट ला रहे, हमारी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये विन विन सिचुएशन है और विन विन सिचुएशन के बाद में ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड कुछ प्रॉफिट कमाता है। तो आई थिंक इट इज वर्थ टू डू इट। डेवलपमेंट भी हो रहा है एंड सब लोग को एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है। लेकिन सर यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया में 100% इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, सारी की सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, तो आप यहाँ पर सोलर एनर्जी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? कैसे है विमल, यस गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर चुके हैं कि 100% इलेक्ट्रिसिफाइड सारे विलेजेस हो गए, बट ये चीज़ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने की बात हुई है। ओके। इलेक्ट्रिसिटी लेने की बात नहीं हुई है। तो एक अच्छा। सिंपल लॉजिक है कि मेरे तरफ सब कुछ आ चुका है बट मुझे अफोर्डेबल है कि नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं ठीक है? पहुंचा है। मेरे पास पहुंचा नहीं है। तो ऐसा ही है कि आज सारे विलेजेस में अगर देखोगे आप, स्टिल लोगों को शायद अफोर्डेबल नहीं है या लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आज भी बहुत सारे, अगर आप तुम देखोगे तो मुंबई के भी बहुत सारे इलाके दिखा दूंगा जहाँ पे आज भी वो लाइट का इशू है। रोड लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी आपको वाटर के लिए लगती है। सिर्फ घर की इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरीथिंग। आप फार्म में जाओगे तो फार्म में आपको जो पानी निकालना है और पेड़ों को देना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाओगे, और वो अफोर्डेबल तो होनी चाहिए लोगों को। तो पोल पहुंच चुके हैं विलेज तक, लेकिन लोगों ने उस पोल से बिजली अपने घर तक शायद नहीं ली हुई, या उनके मीटर लगे लेकिन वो मीटर के प्राइस नहीं पे कर पाते। तो वहाँ पे हमारा रोल आता है कि सन से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्योंकि सन आपको चार्ज नहीं करता। करेक्ट। सिर्फ आपको इंस्टॉल करना पड़ता है वो जो पैनल जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके आपके पास ले लोगे। तो पैनल का चार्ज है आपको, लेकिन आपको सन का चार्ज नहीं है। ठीक है, तो सन आपको चार्ज नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आपने समझो जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ने सबको दी हुई है और लोग वो लगा लेंगे तो वो फ्री नहीं है। लेकिन सन से आपको 25 साल तक
जो पैनल लगा लोगे तो 25 साल तक आपको फ्री एनर्जी मिलेगी। और मुझे भी बचपन में शायद ऐसा होगा लाइफ में कि मैं आज जो लाइट लोगों के लाइफ में जो लाइट लेके जा रहा हूँ सोलार के वजह से, तो बचपन में मेरे भी हाथ जल चुके हैं। क्योंकि जो पिछले कोई शूट में हरीश के साथ ये डिस्कशन हो ही रहा था कि उसने क्वेश्चन किया था कि क्यों आप ये सोलार ही क्यों कर रहे हो। तो तभी मैंने उसको कहा था कि बचपन में शायद मैं केरोसिन लैम्प पे पढ़ता था या स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसा मन में कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में मैंने डाला होगा कि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आए शायद मैं किसी के लाइफ में जाके अगर सॉल्व कर सकूँ ये जो लाइट के द्वारा, और वो आज रोशनी लोगों के लाइफ में ले जा रहा हूँ। तो जले हुए हाथ लेके जाके आज उनके लाइफ में वो जलापन ना आए या उनकी लाइफ ना कहीं जले, इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। और अगर आप सोलार के जो लाइट देखोगे, आज मुंबई के अंदर भी आप बहुत सारे सोसाइटीज़ को देखोगे, तो आप उनको जाके अगर पूछोगे कि सोलार ही क्यों लगा रहे हो आप सोसाइटी पे, क्योंकि जो कॉमन मीटर्स के उनके बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चलती है, जैसे कॉमन मीटर में आप देखोगे तो आपका वाटर मोटर चलता है, वाटर आप नीचे से ऊपर ले जाते हो, फिर आपका लिफ्ट चलती है पूरी, तो लिफ्ट का जो ये है वो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और कॉमन लाइट जो होती है पैसेजेस में, वो भी जो है वो सोलार पे उन लोग डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मुंबई के जो रेट्स हैं, मुंबई के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं, आप अगर मीटर बिल निकाल के देखोगे आपके, तो मीटर का बिल आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो पहले जो आप 3-4 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, आज जो 12, 13, 14, 15 रुपए में आ चुके हैं। ओके, तो वो भी रिड्यूस करना है। तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए नहीं लगाते कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसके लिए सोलार लगा रहे हो, नहीं। आपको आज बिजली का बिल जो बचाना है उसके लिए भी आप सोलार लगाओगे, और आज इसके लिए सोलार का वो बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट के खुद के टारगेट भी है कि सौर ऊर्जा से या रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, और वो इलेक्ट्रिसिटी से ही हम इस देश को चलाएं। क्योंकि जो आज हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कोल बेस है, तो हम बहुत सारा कोयला जलाते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। मतलब हम बहुत सारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, और उससे हमारी इन्वायरमेंट की हानि हो रही है। Correct. अगर हम सोलार, लोग कहते हैं कि सोलार का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें लीड और सब ये होता है और उससे इन्वायरमेंट की हानि होती है, लेकिन वो 10% है, 100% नहीं है। कोल बेस्ड एनर्जी से 100% इन्वायरमेंट की हानि होती है। सोलार विंड इससे 10% प्रोडक्शन में हानि हो सकती है, उसके बाद उसकी हानि नहीं है, क्योंकि आप 25 साल तक सेम सिस्टम चलाते हो। तो इसके लिए सोलार एनर्जी हमने लिया। सोलार एनर्जी इज ईजी टू एक्सेप्ट, ईजी टू अडॉप्ट एंड ईजी टू यूज़ है। आप एक पैनल लेके आओ, उसको पैनल को आपके छत पे लगा दो, उसकी वायर नीचे ले आओ, आपके बैटरी को लगा दो या आपके इन्वर्टर को लगा दो, और उससे आप जो भी बिजली पैदा हो रही है वो आप आपके घर पे चला दो। तो हमने जब शुरू किया था तभी यही था कि हम लोगों को डिसेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी या सोलार एनर्जी से लाइफस्टाइल बनाओ, ये करना चाहते थे। और आज लोग एज अ लाइफस्टाइल यूज़ भी कर रहे हैं। हरीश जैसे जो लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, वो भी आज सोलार वाली बैग लेके घूमते हैं, क्योंकि उनके लैपटॉप चार्ज हो, उनके मोबाइल चार्ज हो। ट्रैवलिंग में कहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। तो आप वो ट्रैवल, या तो आप सोलार चार्जर लेके घूमते हो, तो आप कहीं पे भी उसको लटका के आप आपके मोबाइल चार्ज कर सकते हो, आपके लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, आपके आईपॉड चार्ज कर सकते हो, आपके कैमरा चार्ज कर सकते हो। तो आज वो ट्रेंड बन रहा है। आज लोग एज अ लाइफस्टाइल जी रहे। तो अगर वो लाइफस्टाइल हो रही है तो शायद हमने कहीं ना कहीं वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ, और हम प्राउड फील करते हैं कि ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव कहीं ना कहीं इस लाइफस्टाइल में कंट्रीब्यूट कर रही है। सर, आपको लोग द सोलार मैन के नाम से जानते हैं, आपको ये आइडेंटिटी कैसे मिली? ये तो ऐसा हो गया कि लोगों ने मेरे पास एक्चुअली पत्थर फेंके और उस पत्थर पर मैंने महल बना दिया। चीज़ें ऐसे हो रही थी कि जब मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, जैसे अभी मैं पूरा विजन एंड मिशन या जो भी कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उस समय भी जब मैंने सोलार नया जाना था और जो 2-3 प्रोजेक्ट किए थे, तो एक चीज़ होती है ना कि हम अपने जाके थोड़ी सी बढ़ाई कर लेते लोगों के सामने। तो वैसे ही लोगों के सामने मैं जाके चीज़ें बोलता था, अरे हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया, ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ। तो सोलार 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 हर जगह वो सोलार बोलता था। तो क्या मेरे फ्रेंड्स है ना, वो भाग जाते थे। मैं जब भी जाता था तो बोलते थे, अरे वो सोलार आएगा, अभी वो सोलार में पकाएगा, अभी सोलार। फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगे कि जैसे आप जिस चीज़ करते हो तो उसके बारे में आपको
चिल्ला चिल्ला के बोलते, तो मैं जब भी गुजरता था तो बोलते ए सोलार कैसे है, क्या चल रहा है सोलार। तो वो सोलार सोलार करते वो सोलार मैन लग गया आगे। फिर वो करते करते एक दिन एक रिपोर्टर आ गया, वो रिपोर्टर मेरे फ्रेंड ही थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये मेरे विलेज में विजिट करना चाहता हूँ। उनको शायद उनको लगता होगा कि ये जो बोल रहा है वो कितनी सच्चाई, चलो देख लेते। तो मेरे साथ वो आए और उन्होंने एक विलेज में देखा, और वहाँ पे भी वो विलेजर्स ने मुझे अरे सोलार वाले आए करके उन्होंने संबोधित किया। और वहाँ से वो खुद भी उन्होंने आर्टिकल में वो शुरुआत भी ऐसे की कि सौर मानव, सोलार मैन, और स्वदेश की उन्होंने उसमें वो कहानी जड़ दी कि स्वदेश में जैसे एक शाहरुख खान थे वैसे यहाँ पे एक सोलार मैन है, और उन्होंने पूरी वो सिस्टम। फिर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आज जो लोग पहले चिढ़ाते थे सोलार वाला करके, आज उसका अगर हमारे काम के लिए और आगे बेनिफिट हो रहा है, और उससे अगर एक नाम बन रहा है, गुडविल बन रहा है, और अगर वो गुडविल से मैं और लोगों की लाइफ में अगर कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो आई थिंक ये टाइटल को फिर कॉलर पे ही लगा के घूमना चाहिए, सर पे बिठा के घूमना चाहिए। एंड देन वहाँ से जो नाम होते गया, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और आज थोड़ा अच्छा लगता है सुन के, बट उसके लिए प्राउड नहीं है। हाँ, मोटिवेशन है कि, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और कुछ करना है। और द सोलार मैन जो है वो मैं अकेला नहीं हूँ। द सोलार मैन जिन्होंने ग्रीन इंडिया में कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने विलेजेस को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, उन सब के लिए ये टाइटल है। तो ये मेरी पूरी टीम के लिए टाइटल है, ना कि सिर्फ मेरा टाइटल है। हाँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये टाइटल मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बट ये द सोलार मैन जो टाइटल है वो पूरी टीम, जिन्होंने भी पहले काम किया है, जिन्होंने अभी काम किया है, वो पूरा द सोलार मैन कंसेप्ट में आता है। ग्रेट सर, यहाँ पे आपने बताया कि आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं और बहुत बार गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करती हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जहाँ पर आपने खर्चा खुद का उठाया हो? हाँ, कैसा है कि जो CSR है या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है ना, तो वहाँ पे हम आइदर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं या गवर्नमेंट सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो CSR है उसमें तो हम डायरेक्टली उनके ऑन पैनल होते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए। बट कुछ कुछ प्रोजेक्ट जहाँ पे हमें फंडिंग नहीं मिली है, और हमें लगता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, नीडी है, और वो गांव भी नीडी है जहाँ पे हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने खुद अपना पैसा लगाया और हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि अगर किसी और पे डिपेंडेंट हर बार रहे तो हमारा क्या रोल है। तो हमारा जो रोल है कि बट वी आर नॉट एन फंडिंग एजेंसी, सो वी सीक फॉर अ फंड फ्रॉम आउटसाइड, आइदर गवर्नमेंट, आइदर NGO और आइदर कॉर्पोरेट। बट अगर नहीं हुआ और वो पर्टिकुलर विलेज नीडी है, और उनको उस वक्त में अगर सपोर्ट देना है, तो हमें कहीं ना कहीं तो वो फंड ये करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से भी उनको सपोर्ट मिले। सर, आपने सोलार मैन के टाइटल के बारे में बताया, इसके साथ साथ आपने बताया ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कंसल्टेंट रिव्यू की फ्रंट पेज पे आपका फोटो आया है और आपकी ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव कंपनी का भी एक ब्रांड आया है, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? एक्चुअली जब मैगज़ीन छपती है तो क्योंकि मेरा नाम हो गया, तो मैं बहुत सारे जैसे मैगजीन्स होती है जो इंडस्ट्री वाली मैगजीन बोल सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट रिव्यू ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री की रिव्यू कर रही थी, तो वो सोलार एनर्जी की रिव्यू कर रही थी। तब उन्होंने गूगल से या कहीं से रेफरेंस लेके, या जहाँ से भी उनको ऑथेंटिक रेफरेंस होगा वहाँ से उन्होंने रेफरेंस लेके कुछ लोगों की इंटरव्यू किए और कुछ लोगों का बैकग्राउंड निकाला। तो ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा नहीं है, सोशल प्रोजेक्ट्स में, तो उन्होंने वो भी इम्पैक्ट कितना कर रहे ये ऑर्गेनाइजेशन वो चेक करके फिर उन्होंने हमें टॉप 10 कंसल्टेंट में उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया। और वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं कवर पेज पे आने वाला हूँ। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ इन्होंने एक आर्टिकल लिया हुआ है और वो सिर्फ हमें टॉप 10 में रजिस्टर करे। लेकिन जिस दिन ये मैगज़ीन रिलीज़ होने वाली थी तब मुझे उन्होंने लिंक भेजी कि ऑनलाइन मैगज़ीन देख लो। मैंने वो पहले दिन तो देखी नहीं थी, 2-3 दिन के बाद में जब देखा मैं शॉक्ड हो गया कि मैं कवर पेज पे हूँ। तो अभी जो इतना काम किया है उससे तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ये वर्थ है कि हम मैगज़ीन पे तो आ ही सकते, लेकिन इतने जल्दी आएंगे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि हमें लगा था कि जब हम 1000 विलेजेस तक पहुँचेंगे उसके बाद ये मैगज़ीन पे आना या कहीं और जगह रिकॉग्नाइज होना। बट अभी जो हमारा काम है वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग उसको अवार्ड कर रहे हैं, लोग उसे सराह रहे हैं, और यही हमें लगता है कि हमारे जो काम की जो रिसीट है वो हमें मिल रही है। तो थैंक्स टू कंसल्टेंट रिव्यू मैगज़ीन कि उन्होंने इस लेवल पे हमें
सराहा कि उन्होंने हमें कवर पेज पे लिया। एंड मेरे लिए भी एक बड़ी चीज़ है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल इस तरीके से मैगज़ीन के कवर पेज पे है। अब भी सेलिब्रिटी का हमें फील आने लगा है, बट हमें सेलिब्रिटी आने होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम ज़मीन पर रहे हमारे पैर, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है और हम ग्राउंड पे ही जाके काम करना हमें अच्छा लगेगा। तो ठीक है, ये एक मोटिवेशन है, ये एक पुश है, सपोर्ट है हमें टू डू मोर। बट हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को आगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तरह इस्तेमाल करें। अगर कोई नया नया इन प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है और नया नया इंडस्ट्री में आना चाहता है तो यहाँ पर कंपटीशन कितना है और फ्यूचर में इसका स्कोप कितना है? सोलार फील्ड में दो चीज़ें हैं, जैसे एक कमर्शियल सोलार है और आप सोशल फील्ड में जाके आप सोलार कर रहे हो। तो कमर्शियल सोलार में जो है वो जिसको भी सोलार का नॉलेज है और जिसको कॉस्टिंग पता है कि सोलार की क्या है, कहाँ से लेना है, सोर्स पता है और कहाँ पे सेल आउट करना है, अगर वो उसको क्लियर है तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या नॉर्मल जिसने सोलार के फील्ड में पहले काम कर चुके हैं, उसको अगर सोर्स पता है कि कहाँ से मैं मटेरियल सोर्स कर सकता हूँ और कहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे अगर टारगेट ऑडियंस पता है, ठीक है, नेटवर्क में जाके, तो वो कर सकता है, वो ईजी है फॉर हिम। लेकिन वहाँ पे बहुत कंपटीशन तगड़ा है आज के दिन में। आफ्टर द रिलायंस की एंट्री होने के बाद में तो अभी वो धीरे धीरे वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और तगड़ा होते जा रहा है। मतलब पैसे में खेलना पड़ेगा आपको, कोई भी अगर आपको डील क्रैक करनी है तो आपको लिटरली जो उनकी डील और आपकी डील में डिफरेंस होगा, और 10 पैसे 30 पैसे इस तरह से डील होगा। तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है कमर्शियल सोलार मार्केट। बट अगर आप सोशल फील्ड में सोलार ले जाते हो और वहाँ पे करते हो, वहाँ पे आप इजीली इंटर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे एंट्री बैरियर्स है आपके लिए। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको पहले तो सोशल फील्ड कॉज ये समझना पड़ेगा, फिर आप उसमें एक्सपर्टीज आपका क्या है, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली जम करके आप शुरू कर दोगे तो आप ठीक है, आप एक जो जानते हो या सोर्स जानते रहोगे या किसी एनजीओ को जानते रहोगे, आप उनको स्टार्टिंग में सेल आउट कर दोगे। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल फील्ड में ऐसा होता है कि आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हो तो 2-3 महीने शायद आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपका वो इतना वेटिंग पीरियड आप अगर पेशेंसली हैंडल कर पाते हो तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। क्योंकि मैं जो ग्रीन इंडिया है, ग्रीन इंडिया को कम से कम 10 साल लगे, एक पूरा एक पर्व हमने इसमें डाला हुआ है, तब जाके आज हमारा एक नाम बना है, तब जाके हमारा एक काम लोगों के सामने आया हुआ है। उसके वजह से क्रेडिट मिला है हमें, मतलब लोगों से हमें प्रोजेक्ट क्रेडिट पे आते हैं लोग, हमें बहुत सारे पाइपलाइन में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब हमें वो टाइम लाइन को पार करने में इजी है, क्योंकि हम वेट भी करें 3 महीने का दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारे पास पहले वाले 3 महीने के वेटिंग वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो इस तरीके से लाइनअप हमारा रेडी है। तो नए नवसिखिया अगर इस बिजनेस में आता है या सोशल फील्ड में जो सोलार करना है, उनको पहले तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पूरा घोल के पीना पड़ेगा। सेकेंडली, आप सोलार कमर्शियली को कैसे सोशली ले जाओ, फिर कहाँ पे टारगेट ऑडियंस किसको है, फिर वो कैसे पिच करोगे, फिर कॉर्पोरेट को भी आप अगर पिच कर रहे हो तो आप उनको क्या क्रेडेंशियल दिखाओगे, वो पूरा एक बॉल गेम है। मतलब ये ऐसा हो गया कि पहले अंडा या पहले मुर्गी करेक्ट वाला पैच हो गया, तो उसको वो जमा बिठाने में ही 1-2-3 साल लग जाएंगे। अगर वो 2-3 साल में वो अगर पेशेंस रख पाया, सो माइट बी ही विल बी सक्सेसफुल इन दैट बिजनेस, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। सो जो नए लोग हैं जिनको इस फील्ड में आना है और उनको ऐसा लगता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अगर उनके लिए एक अट्रैक्शन है, तो ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए से आप इसमें इस फील्ड में आ सकते हो। अब ये कैसे करना है कि ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड उनको हेल्प करेगा, उनको ट्रेन करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा। उनको पहले हमारे साथ एज एन इंटर्न आना पड़ेगा, एज अ वॉलेंटियर हमारे साथ आना पड़ेगा, उनको ऑन फील्ड नॉलेज हो जाएगा। फिर हमारे साथ अगर जुड़ते हैं वो एज एन एसोसिएट हमारे साथ बन सकते हैं, और एसोसिएट बनने के बाद उनको आइडिया आएगा कि किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं या किस तरीके से काम करते हैं। या तो वो हमारे साथ मिलके एज अ पार्टनर काम करे, या तो फिर वो हमारे साथ से डीलरशिप ले ले, या होलसेलर जो होता है वो हर एक एरिया में होता है। तो आप समझो आप महाराष्ट्र के कोई जलगांव में हो तो आप जलगांव की डीलरशिप ले सकते हो, जो जलगांव का जो भी बिजनेस है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुका होगा, तो आप डीलरशिप लेंगे तो आप जलगांव में आपका बिजनेस सेट कर पाएंगे। और हम उनको पूरा गाइडेंस देंगे, उनको पूरा बैकअप भी देंगे 1-2 साल तक, जहाँ पे उनको और कुछ नॉलेज
चाहिए या और कुछ सपोर्ट चाहिए, सो वी विल गिव। सो ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो बिलीव करते हैं कि हम और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स इस सोशल फील्ड में ले आए। ओनली है कि वो आधा अधूरा ना सीखे, मतलब अभिमन्यु बनने की कोशिश ना करे, बने तो अर्जुन बने, ठीक है। क्योंकि अभिमन्यु बनोगे तो आधा नॉलेज आप दे दोगे, फिर इंडस्ट्री का ही नुकसान होगा। क्योंकि जब मार्केट में जाके आप नॉलेज जो भी आप लोगों को बताओगे, अगर वो आधा है तो लोग ऐसा समझेंगे कि अरे इस इंडस्ट्री में ऐसे ही लोग हैं जो आधा अधूरा चीज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का नाम मत खराब करो, इंडस्ट्री का नाम मत खराब करो। बेटर है कि यू लर्न कंप्लीट एंड देन यू जस्ट एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट। पेशेंस ज़रूरी है। यूथ को मैं बोलूँगा कि आपको अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कर सकते हो तो ही आप आओ। रिस्क लेने के लिए तैयारी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी होनी चाहिए और पेशेंस रखने पड़ेगी आपको, तो ही आप इस बिज़नेस में स्पेशली सोशल एंटरप्राइज में सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपको सिर्फ सोलार प्रोडक्ट्स बेचना है या खरीदना है अपने खुद के लिए, तो हमारी वेबसाइट है www.giipl.in। उस वेबसाइट पे जा सकते हो आप और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे रजिस्टर करके एक टैब है, वहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हो। सर अभी आपने इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास तो हम सर के साथ एक और वीडियो करेंगे इन डिटेल में। इसके साथ साथ सर से बात करने के लिए सोशल मीडिया की लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर सर से पर्सनली बात कर सकते हैं। सर अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो इन डिटेल में नहीं थी, वो सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है, और जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हम एक और वीडियो बनाएंगे और इन डिटेल में बात करेंगे। आपने जो अपना वैल्यूएबल टाइम शेयर किया है हमारे साथ उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।